नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाया हूं और उसका नाम भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आज उसका एक इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि संविधान क्या होता है और संविधान की क्यों जरूरत पड़ती है, व्हाई डू वी नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, और साथ ही साथ संविधान में क्या क्या होता है इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि संविधान क्या है और क्यों जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक कोई भी टेरिटरी अगर हम बनाएं, जो चाहे कोई देश हो या कोई राज्य हो, और उसमें रहने वाले लोगों को हम चाहते हैं कि वो कैसे वहाँ शासन चले, तो इसके लिए ज़रूरत है सबसे पहली नीड कि वहाँ कुछ फंडामेंटल्स रूल्स बनाए जाएं, और वो फंडामेंटल रूल्स जो बनाए जाएंगे उनके आधार पर ही वहाँ पर शासन किया जाए। तो इसके लिए हमने फंडामेंटल रूल्स जो बनाए तो उन्हीं का एक सेट तैयार किया और उसी सेट को हम बुलाते हैं संविधान, सेट ऑफ फंडामेंटल्स रूल्स या प्रिंसिपल्स। अब ये फंडामेंटल जो रूल्स हैं इनसे हमें क्या क्या मिलता है जानकारी, तो हमें ये बताएंगे कि इन क्षेत्र पर रहने वाले लोगों पर जो शासन करने वाले ऑर्गन्स हैं, यानी जो भी ऑर्गन्स होंगे उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, और साथ ही साथ वो ऑर्गन्स के कौन कौन से कार्य होंगे, फंक्शंस होंगे, उनको डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज, वहां रहने वाले लोगों के कौन से राइट्स और ड्यूटीज होंगी उनको भी ये डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ वहां जो गवर्नमेंट बनेगी उसका और उन लोगों के साथ क्या रिलेशन होगा, वैधानिक रिलेशन, उसको ये डिफाइन करने में हेल्प करेगा। इट मीन्स अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन जो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत पड़ती है, तो उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि पहली चीज़ राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन। संविधान हमें ये बताता है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, और साथ ही साथ इट टेल्स अबाउट द पोजीशन एंड पावर ऑफ थ्री ऑर्गन्स एंड ऑल्सो टेल्स हाउ दे वर्क, और उन अंगों के बारे में बताता है कि वो अंगों की पावर क्या होगी और उनके कार्य क्या होंगे, और इसके अलावा सरकार और नागरिकों के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें संविधान बताता है। तो इट मींस ये क्लियर हो गया होगा कि संविधान क्यों जरूरत पड़ती है, व्हाई डू वी नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सिंपल भाषा में इसको एक डिफाइन करना चाहें कि संविधान क्या होता है, तो हम यहां देख सकते हैं कि संविधान क्या होता है, इसको आप सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए सेट ऑफ सुपीरियर एंड फंडामेंटल्स प्रिंसिपल और रूल्स, यानी एक मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है, नियमों का समूह है, जो विच स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न, जो जिसके द्वारा एक राज्य या संगठन शासित होता है, और साथ ही साथ ये बताता है कि लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यानी नागरिकों के बीच और सरकार के बीच कैसे कानूनी संबंध होंगे उनको यह तय करता है। जैसा कि संविधान की बुक देख रहे होंगे, और भारतीय संविधान की किताब जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में नाम है और हिंदी में बोलते हैं भारत का संविधान। ये भी संविधान के अंदर एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें इस नाम को डिफाइन किया गया है। और साथ ही साथ अब इसके बाद हम समझना चाहें कि संविधान के जो इसमें ऑर्गन की जब बात करते हैं, आप देख रहे होंगे ये है 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जब भी हम चाहते हैं कि अगर किसी क्षेत्र पर शासन करना है तो वहां क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले समय के अनुसार कुछ कानून जो बनाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ पुराने कानून जो होंगे उनमें बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एक बॉडी होना जरूरी है, तो उस बॉडी को हम कहेंगे विधायिका, यानी विधान बनाने वाली संस्था। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहली बॉडी जिसमें जो नाम लिखा है फर्स्ट बॉडी, और उसका नाम है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। इट मींस इसका मेन रोल होता है लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली संस्था। अब दूसरा संस्था, दूसरा ऑर्गन जिसका काम क्या होगा कि वो जो बनाए हुए लॉ हैं उनको लागू करना, तो इट मींस इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, उसको हम कहते हैं कार्यपालिका। इट मींस एग्जीक्यूटिव, इसका काम होता है नए जो भी कानून बनाए जाते हैं
उनको क्या करती है, लागू करती है। सामान्य भाषा में हम कहें तो जिसको हम सरकार कहते हैं, बेसिकली जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव होती है। सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, इस तरह से वो बॉडी एग्जीक्यूटिव कहलाती है। अब तीसरी बॉडी हमें वो जरूरत पड़ेगी कि अगर लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद है या लोगों से जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उनको कैसे हल किया जाए, उसके लिए जरूरत पड़ती है न्यायपालिका, यानी जिसको हम कहते हैं जुडिशरी। तो इट मींस तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका काम होता है कानून को मेंटेन करना, मेंटेन ऑफ द लॉ, और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि ये डिस्प्यूट्स जो लोगों से जुड़े हुए, राज्य के जो डिस्प्यूट्स होते हैं या संविधान से जुड़े हुए जो भी लॉ से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स हों, उनको फाइनल निर्णय कौन करता है, जुडिशरी। तो इस तरह से ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन हुए जिनका काम, अब इन ऑर्गन को पावर कहां से मिली हुई है, तो पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी सुप्रीम बॉडी, अगर हम सुप्रीम लॉ कहते हैं जिसको, तो ये तय करता है हर एक के पावर के बारे में और साथ ही साथ उनके कार्य क्षेत्र, यानी उनके कार्य क्षेत्र को भी डिफाइन करता है। तो इस तरह से इन तीनों के बीच में कैसा संतुलन होना चाहिए, ये भी हमारे संविधान के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो ये तो हुआ संविधान और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो शासन करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि संविधान जो है हमारा, जिसके अंदर क्या क्या होता है, अगर हम उसको थोड़ा पलटें, यानी इट मीन्स संविधान के पेजों को पलटते हैं, तो अगर हम उनको देखें तो उसमें सबसे पहले जिस पेज पर अगर हम देखें, तो पहला पेज हर बुक में सिमिलर, एक तरह से किताबों में आप देखते होंगे कि उस बुक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देता है, यानी किताब का परिचय, और उस परिचय जिसमें दिया जाता है उसको हम प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, ये पहला, यानी इट मीन्स फर्स्ट जो प्रावधान होता है वो पेज संविधान का पहला स्टार्टिंग जहां से हम करते हैं, तो पहला समझते प्रस्तावना, मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ बुक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को संविधान के संक्षेप में समझना है और समय नहीं है उसको ज़्यादा पढ़ने का, तो वो वहाँ का शासन प्रणाली का नेचर को समझना चाहता है, वहाँ के शासन के मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको जानना चाहता है, तो वो उसको प्रियम्बल पढ़ करके ही और वो उसको जान सकता है। इट मीन्स ये एक तरह से पूरे संविधान का हम इसको बोल सकते हैं की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कुछ लोगों ने इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। किसी भी बुक में चैप्टर 1, चैप्टर 2, यानी इट मीन्स बुक्स को डिवाइडेड किया जाता है चैप्टर के अंदर, तो इसी तरह संविधान को हम देखते हैं कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। और अगर वो भाग, इट मीन्स जो भाग हैं जिनको हम पार्ट्स कहें, ये हमारे दिख रहे होंगे आपको पार्ट्स, तो ये पार्ट्स जो है संविधान के, ये लाइक ए चैप्टर ऑफ ए बुक, किताब के जैसे चैप्टर्स होते हैं उसी तरह है। तो उनकी संख्या अगर हम देखें तो मूल संविधान में इनकी संख्या 22, यानी भारतीय संविधान में 22 भाग बनाए गए थे, और आज भी नंबर के हिसाब से देखें तो 22 नंबर ही लास्ट नंबर है। अगर हम काउंटिंग के हिसाब से करेंगे कि इसमें ए बी जो ऐड किए गए हैं, उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो फिर इसमें 3 भाग और ऐड हो गए हैं, तो इससे संख्या इनकी हो जाती है 25। इट मीन्स अगर हम इनकी संख्या देखें भागों की, तो वो वर्तमान में नंबर ऐड किए हुए हैं, मींस जो बाद में ऐड ए बी सी के रूप में ऐड किए हुए हैं, जैसे 4A ऐड किया हुआ है, 14A ऐड किया हुआ है, उस आधार पर इनकी संख्या कितनी बनती है, 25। लेकिन जो संख्या 22 पहले ली गई थी, 1 से लेके 22, आज भी वो 22 ही है, 22 से आगे नंबर नहीं आता। अब आगे देखें, भाग के हर चैप्टर के अंदर हम जानते हैं कि जब एक चैप्टर दिया होता है तो उसके अंदर टॉपिक्स दिए होते हैं, अलग अलग उनके बारे में बताया जाता है, मेन चैप्टर हेडिंग होता है और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। तो संविधान में हर चैप्टर के अंदर आर्टिकल यानी पार्ट्स सब डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं अनुच्छेद, इनमें बटा हुआ है। अब इनकी संख्या को आप बात करें कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो मूल संविधान जो था उसमें 395 अनुच्छेद थे, और आज भी संख्यात्मक रूप से अगर देखेंगे तो 395 ही लास्ट नंबर है, यानी जो भी इसमें ऐड हुआ है वो उसी तरह भाग में जैसे ABC करके ऐड हुआ है, जैसे इसमें A, किसी में B, इस तरह से ऐड किया गया है, तो वैसे ही इसमें भी
आर्टिकल भी नए जो ऐड किए गए हैं वो ABC करके ही ऐड किए गए हैं। तो उस आधार पर जब हम इसकी बात करते हैं तो मोर देन 450 यानी 450 से अधिक आर्टिकल हो चुके हैं। चूंकि एग्जैक्ट नंबर ये चेंज होता रहता है तो आप ये ध्यान रख सकते हैं इनकी संख्या 450 से अधिक हो चुकी है। बट आज भी एंड नंबर, अंतिम आर्टिकल का जो नंबर है वो 395 ही है। अब उसके बाद अगला सेगमेंट आता है संविधान में आर्टिकल के बाद, वो है अनुसूची। अनुसूची मीन्स शेड्यूल, जो शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब क्या है? शेड्यूल जस्ट लाइक एक टेबल्स है जिनमें एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एक ऐसी सूचनाएं इसमें दी गई हैं जिनका वर्णन हम सिंगल आर्टिकल में नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ विषय जिनको एक सिंगल आर्टिकल में नहीं दे पाते, उन ऑक्सिलरी यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन को के देने के लिए अलग से अनुसूची का प्रावधान किया गया, वो उसमें ऐड की गई, एक अपेंडिक्स के रूप में इसमें ऐड की गई हैं, तो उनको हम अनुसूची कहते हैं। तो इनकी संख्या भी अगर हम देखें कि वर्तमान में ये अनुसूची है कितनी और जिस समय संविधान बना था उस समय कितनी थी, तो संविधान जब बना था तब इनकी संख्या 8 थी मूल संविधान में, और बाद में अमेंडमेंट के द्वारा संविधान संशोधन होते गए तो उसमें 4 अनुसूची और ऐड हो गई। तो इस तरह से अब वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में इनकी संख्या टोटल संख्या 12 है, 12। इस तरह से 12 अनुसूची आती हैं। अब इनको हम देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से कि इनमें क्या क्या है किस अनुसूची में, फिर बाद में। अभी अगला सेगमेंट है एक और सेगमेंट जिसको बोलते हैं अपेंडिसेस, हिंदी में परसिस्ट। अपेंडिसेस क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि संविधान में कई ऐसे प्रोविजन जो लिखे जाते हैं जिनकी डिटेल इंफॉर्मेशन उस जगह देना संभव नहीं होता, तो उसके लिए उस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को देने के लिए लास्ट में, बुक के लास्ट में कुछ परसिस्ट जोड़ दिए जाते हैं। तो कुछ चैप्टर्स, मतलब एक तरह से अंतिम में कुछ ऐसी चीजें जोड़ दी जाती है जिनको हम कहते हैं परसिस्ट के रूप में। तो वो एक तरह से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जो उसके अंदर कुछ प्रावधान होंगे उनसे जुड़ी हुई उसमें जोड़ी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मैटर्स एट एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो अंत में जोड़े जाते हैं। अब इनकी संख्या को अगर हम देखें तो करेंटली संविधान में कितनी अपेंडिसेस हैं, तो उनकी संख्या 5 है जो समय समय पर जोड़ी गई हैं। चूंकि संविधान में ये बाद में जोड़ी गई हैं, तो पहली अपेंडिसेस जैसे कश्मीर से जुड़ी हुई है, फिर दूसरी अपेंडिसेस अलग अलग, जैसे अगर इन अपेंडिसेस को देखेंगे आप तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग अपेंडिसेस जो बनी हुई हैं। तो ये अपेंडिसेस है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आए हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या में ध्यान रखना है कि संविधान में पीछे की साइड में जो एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम जब लास्ट में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें सप्लीमेंट्री में जुड़ी हुई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिसेस। तो ये आप इसको देख सकते हैं, फर्स्ट से लेकर के 5th तक ये अपेंडिसेस दी हुई है। फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आए। अब हम थोड़ा सा एक चीज और जान लें कि संविधान के अंदर जितने आपने ये पार्ट पढ़े, जैसे प्रस्तावना, इसके बारे में एक डिटेल में हम एक टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं प्रस्तावना को, ये बाद का पार्ट है। दूसरा आता है भाग। भाग को कैसे हम याद रखें, क्योंकि समय पर कई बार एग्जामों में आप देखते होंगे कि भाग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है कि किस भाग में क्या क्या है, और इसी तरह अनुसूची से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके फैक्ट एंड फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और साथ ही क्वेश्चन के एग्जाम में जो आते हैं उनको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, क्योंकि हमें ये लर्निंग याद रखना पड़ता है कि किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो ये भी जरूरी है। और इसी तरह से आर्टिकल भी कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जब हम डिटेल में जब संविधान पढ़ते हैं तब ज़्यादा आसान रहता है आर्टिकल को समझना, लेकिन अभी मैं केवल आपको एक अनुसूची से संबंधित कैसे हम याद रख सकते हैं अनुसूची को, उसको बता देता हूं। फिर उसके बाद भाग के बारे में बताऊंगा कि भागों को फिर कैसे याद रखेंगे, वो हो सकता है हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे डिस्कशन में। लेकिन अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि अनुसूची को हम कैसे याद रखें। जैसे कि अनुसूची अगर हम देखें तो ये सारी जितनी अनुसूचियां हैं, तो ये है वो अनुसूची जिनको आप देख रहे होगे। पहली अनुसूची क्या है? फर्स्ट, ये पहली अनुसूची। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, दूसरी में क्या है, तो ये फर्स्ट अनुसूची, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये थर्ड है, और ऐसे करते हुए लास्ट में ये आती है 12th। तो पहली में संघ राज्य क्षेत्र बता रहा है, दूसरी में
वेतन, कुछ पदों से जुड़े हुए वेतन हैं उनके बारे में बता रहा है। तीसरी में शपथ, ये ओथ के बारे में बता रहा है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उसको बता रहा है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बता रही है। छठवीं जो है कुछ और क्षेत्र हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। सातवीं अनुसूची विषयों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, 3 सूचियों की चर्चा बंटवारे में बताई गई हैं। आठवीं भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची में कुछ कानून हैं, विशेष कानून पास किए गए जो जमीन भूमि संबंधी, दल बदल से संबंधित 10वीं, और पंचायत वाली जो है ग्राम पंचायत 11वीं और नगर पंचायत 12वीं। तो ज्यादातर जब कंफ्यूजन होता है हमें याद करने का, तो अगर हम देखें तो ये पहली अनुसूची यानी फर्स्ट से लेकर के हमें 4th तक पहले याद रहना बहुत जरूरी है, तब उसके बाद हम सीक्वेंस में आएंगे आगे। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट अगर हम देखें पहली शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल को अगर देखें, पहली शेड्यूल जो है ये बताती है राज्य के बारे में, यानी हमारे देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र का जो क्षेत्र है यूनियन टेरिटरी और स्टेट, उनके बारे में बताता है। दूसरी शेड्यूल जो है उसमें वेतन, कुछ महत्वपूर्ण पद संवैधानिक दिए हुए हैं उनकी सैलरी बताई गई है। और तीसरी में हमें महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों से जुड़ी हुई शपथ, ओथ के बारे में बताया गया है। और 4th शेड्यूल जिसमें यह बताया कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताता है। तो इन चारों को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इनको याद करने के लिए एक तरीका आप देखें, जैसे मैं अगर शॉर्ट में एक छोटी सी ट्रिक बनाऊं, क्योंकि कंफ्यूजन दूसरी और तीसरी को लेके बच्चों में बहुत रहता है, इसलिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि राजवेद की शपथ सभा, राजवेद की शपथ सभा। तो अब यहां पर चारों सूचियों के बारे में चर्चा हो जाती है। जैसे राज मतलब पहली, फर्स्ट बता रही है किसके बारे में? राज्यों के बारे में। वेत सेकंड, वेतन यानी ये बता रहा है वेतन के बारे में, राजवेद। और तीसरी जो है शपथ, ये हो गई शपथ के बारे में। इट मींस चौथी सूची 4th बता रही है सीटें, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो ये हो गई 4th। यहां सभा में केवल राज्यसभा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 4 सूची आपने ऐसे याद की। अब उसके बाद नेक्स्ट सूची जब आती है तो अब उनकी अगर हम बात करें तो 5वीं और 6वीं, ये 2 सूची कुछ विशेष क्षेत्र हैं और स्पेशल लोग जो जनजातीय ट्राइबल, तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र, एक तो अनुसूचित और जनजाति वाले क्षेत्र, उनके शासन के बारे में जानकारी कि उनका शासन कैसा होना चाहिए उनके बारे में बताता है, 5वीं और 6वीं। तो हमें 6 सूची हो गई। स्पेशली 6वीं में कुछ रीजन दिए हुए हैं, जैसे AMTM याद रख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तो ये हुए उसमें 6वीं में। और 5वीं में इनके अलावा बाकी क्षेत्रों की चर्चा करता है, तो ये 5वीं सूची होगी। अब इसके बाद अगर हम अगली आए नेक्स्ट अनुसूची पर, तो वो आती 7वीं। अब ये आप जानते हो कि साथ साथ रहने के लिए अगर हम, जैसे आप क्लासों में आते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं, आपस में रूम पर रहते हैं, तो आप जानते हैं कि जब 2-3 स्टूडेंट साथ में रहते हैं तो कार्य बंटवारा बहुत जरूरी है, नहीं तो आपस में झगड़ा हुआ कि बर्तन कौन करेगा, पोंछा कौन लगाएगा, इस तरह की समस्या आएगी। तो इसलिए सेपरेशन अगर हम कर देंगे तो फिर लंबे समय तक आप लोगों की मित्रता भी बनी रहेगी और साथ साथ आप अच्छे संबंध बनाए रखेंगे आपस में। तो इसके लिए जरूरी है कार्यों का बंटवारा। तो इसलिए साथ साथ रहने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर, SOP हम कह सकते हैं, यानी इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का क्या है, शक्ति का बंटवारा, ये हम कह सकते हैं। ये 7वीं में दिया हुआ है। तो इसमें लिस्ट बताई गई है कि 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, केंद्र कौन से पर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट, राज्य कौन से पे बनाएगा, एक कनकरेंट लिस्ट बताई गई है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जिस पर कानून बना सकते हैं। इस तरह से विषय तीनों लिस्ट में ऐसे बांटे गए हैं। तो ये कौन सी? 7वीं। तो नेक्स्ट आते हैं 8वीं। 8th शेड्यूल में क्या है? तो 8th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज, यानी 8वीं अनुसूची जुड़ी हुई है भाषा से। तो मूल संविधान में यहीं तक थी, फिर बाद में हमने आगे शेड्यूल जोड़ी। तो आगे कौन कौन सी जोड़ी? तो एक 9th शेड्यूल, जैसे अगर हम आगे देखें
तो 9वीं अनुसूची जो हमने पहले अमेंडमेंट से जोड़ी, 9th, जिसमें संविधान का पहला संविधान संशोधन मैंने 1951 में अभी बताया था आपको, पहला अमेंडमेंट जो हुआ है उससे 9वीं जुड़ी है। इसमें कुछ कानून ऐसे बताए गए हैं जो भूमि से संबंधित बनाए गए थे, कुछ विशेष कानून अधिनियमों का प्रावधान करता है। और फिर उसके बाद 10वीं शेड्यूल अगर उसको देखें तो ये जुड़ी है दल बदल, यानी इट मीन्स संविधान का अमेंडमेंट, ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड की हुई थी, तो ये 52वां अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट 52वां, तो ये एंटी डिफेक्शन दल बदल से जुड़ी हुई है। तो 11वीं और 12वीं 2 शेड्यूल और रह जाती हैं और वो पंचायत की हैं, जिनको जोड़ा गया था 73 के अमेंडमेंट, 11वीं और 12वीं जो है, तो एक पंचायत जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की हो गई और दूसरी होती है नगर पंचायत। इस तरह से ये दोनों जो पंचायत की शेड्यूल 11th और 12th, इनको हमें ध्यान रखना है, एक 73 से और एक 74, ये संविधान के संशोधन के नंबर हैं जिनको हमें याद रखना होता है कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो फिर आगे हम इनके बारे में और भी डिटेल जानकारी धीरे धीरे जानते रहेंगे, लेकिन ये एक मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है संविधान का। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूं, और उस ऑफलाइन की जो क्लास लेता हूं उसमें जैसे कि मेरा ये टॉपिक जो पॉलिटी का है, ये 8 तारीख को 8/5/2024 यानी ये स्टार्ट कर रहा हूं इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में हम संविधान की पूरी डिटेल जानकारी इसमें प्रोवाइड कराएंगे। और ये चूंकि जो 8:30 से 10 बजे का टाइम है, जैसा कि आप आगरा में ही मेरा लोकेशन है, वहीं पे मेरी कोचिंग है GS क्लासेस बाई त्यागी सर के नाम से, तो उसमें हम इस टॉपिक को ऑफलाइन में स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन समय पर हम जब भी समय मिलेगा तो इस टॉपिक के बाकी एस्पेक्ट्स को डिटेल में हम देखते रहेंगे।